प्रिय शिष्यों, आप सबका हिंदी के साहित्य विमर्श चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं काव्यांजलि के अंतर्गत एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करूंगा जो सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय चेतना के सजग प्रहरी हैं और जो भारतीय संस्कृति के अमर गायक और मानवतावाद के प्रबल पोषक रहे हैं। उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। ये आप लोगों के स्क्रीन के सामने उनका चित्र दिखाई दे रहा है। राष्ट्र कवि के नाम से इनको संबोधित किया गया है। महात्मा गांधी ने इनकी सेवाओं को देखते हुए इनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया है। 3 अगस्त 1986 को चिरगांव झांसी में जन्मे गुप्त अपनी सादगी और सरलता के लिए जितना विख्यात रहे, उतनी ही अपनी राष्ट्रीय भावना से युक्त कविताओं के लिए। उनकी रचनाओं में विशाल, अगर उनकी पूरी रचनाओं को देखा जाए और उस पर नज़र डालें तो एक चीज़ हर जगह समाहित नज़र आती है, वो है उनकी राष्ट्र के प्रति अगाध आस्था, अगाध भक्ति। उनका कहना है कि जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है और मृतक समान है। चित्र में आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। कमल कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है, कोई हताश क्यों हो आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके, होते हैं हाय हाथ में किसके। अर्थात दिन और रात ये और सुख और दुख, अमीरी और गरीबी ये जीवन में आते रहते हैं और इनको हंस करके सहना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं कि दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी के साथ ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय हम लोग जानेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव तथा माध्यमिक शिक्षा मैकडोनल्ड हाई स्कूल झांसी से हुई। घर पर भी ये अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश और स्नेहमय परामर्श से उनके काव्य में पर्याप्त निखार आया। द्विवेदी जी को ये अपना गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त कर गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचनाओं का सृजन करने के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय की ओर से इन्हें मानद डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और 12 दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत सदा के लिए 12 दिसंबर 1964 को पंचतत्व में इनका शरीर विलीन हो गया।
अब आगे इनकी कृतियाँ हम देखेंगे। कृतियों में 3 प्रकार की कृतियाँ इनकी हैं। एक तो काव्य ग्रंथ है जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, दूसरा अनूदित रचनाएं और तीसरा पद्यबद्ध रूपक। अब इसके बाद सबसे पहले चर्चा करेंगे हम काव्य ग्रंथ की। काव्य ग्रंथ के अंतर्गत इनके 8 काव्य ग्रंथ जो सबसे चर्चित रहे हैं उनको हम देखेंगे। पहला भारत भारती जो सबसे ज़्यादा चर्चित था और अंग्रेजी सरकार इस देश प्रेम से युक्त कविताओं को देश और राष्ट्रीय भावना जगाने के कारण ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी रचना है साकेत, तीसरी रचना यशोधरा, चौथी पंचवटी, पांचवी द्वापर, छठवीं जयद्रथ वध, सातवीं झंकार और आठवीं जय भारत। इस प्रकार से इनकी 8 प्रकार की काव्य रचनाएं हैं। अब आगे इनकी अनूदित रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको हम लोग देखेंगे। अनूदित रचनाओं में पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा मेघनाथ वध और तीसरा वृत्त संहार। ये 3 प्रकार की अनूदित रचनाएं हैं। इसके साथ ही साथ कुछ पद्यबद्ध रूपक भी इन्होंने लिखे हैं, जिसको नीचे दिया जा रहा है, आप लोग देखें। पहला अनघ, पहला पद्यबद्ध रूपक है इनका अनघ, दूसरा तिलोत्तमा और तीसरा चंद्रहास। अब आगे इनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं जो हैं उनको 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो भाव पक्ष, दूसरा काव्य पक्ष, कला पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाव पक्ष के अंतर्गत किस प्रकार की कविताएं इनकी रही हैं। भाव पक्ष के अंतर्गत ये 5 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला राष्ट्र प्रेम, दूसरा नारी का महत्व, तीसरा भारतीय संस्कृति के उन्नायक, चौथा प्रकृति चित्रण और पांचवा रस योजना। राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि गुप्त जी की कविता का जो मुख्य स्वर है वो राष्ट्र प्रेम है। इनकी रचनाओं में आज की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। इन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश स्वतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए उन्होंने कहा भी है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरा बिंदु है नारी का महत्व। गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति से परिपूर्ण है। इन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला और यशोधरा जैसी नारियों के चरित्र का उदात्त चित्रण करके एक नई परंपरा का शुरुआत किया है। उर्मिला जो ये आप लोगों के कोर्स में भी रखा गया है। तीसरा बिंदु है भारतीय संस्कृति के उन्नायक। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया है। इनका विश्वास था कि सुंदर वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य के लिए अतीत को जानना अत्यंत आवश्यक है। चौथा बिंदु है प्रकृति चित्रण। इनमें प्रकृति को आकर्षक रूप देने में अत्यधिक कुशलता प्राप्त है। इनके प्रकृति चित्रण में हृदय को सहज ही आकर्षित कर लेने की अद्भुत क्षमता है। और अंतिम बिंदु है रस योजना। गुप्त जी की रचनाओं में अनेक रसों का सुंदर समन्वय मिलता है, जैसे श्रृंगार रस, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस और वीर रस
और हास्य एवं शांत रसों के प्रसंगों में गुप्त जी अत्यधिक सफल रहे हैं। साकेत में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, दोनों का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रसंगानुसार इनके काव्य में ऐसे स्थल भी हैं जहाँ पात्र अपनी गंभीरता को भूलकर हास्यमय हो गए हैं। अब इसके साथ ही साथ हम आगे देखेंगे कला पक्ष से संबंधित जो विशेषताएं इनके काव्य की रही हैं, उसमें 3 बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाषा, दूसरा शैली और तीसरा अलंकार एवं छंद। पहला भाषा, तो हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भावों में तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर सरल, शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य सृजन करके उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। और इनकी जो शैली है, गुप्त जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। ये मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीत, गीतनाट्य, नाटक आदि सभी क्षेत्रों में अनेक सफल रचनाएं की हैं। इनकी रचना पत्रावली, पत्र शैली में रचित नूतन काव्य प्रणाली का एक नमूना है। अब आगे अलंकार एवं छंद। अलंकार के क्षेत्र में गुप्त जी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष के अतिरिक्त ध्वन्यर्थ, व्यंजना, मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का भी प्रयोग किया। अंत्यानुप्रासों की योजना में इनका कोई जोड़ नहीं। इन्होंने प्रायः सभी प्रचलित छंदों, मदाक्रांता, शिखरणी, वसंतिलका, द्रुत विलंबित, हरगीतिका, वरवय, मालिनी आदि में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इन्होंने तुकांत और अतुकांत एवं गीति तीनों प्रकार के छंदों का इनका समान अधिकार है। अब साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये आधुनिक हिंदी काव्य धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का जो श्रेय है वो गुप्त जी को ही जाता है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि हैं। इसके साथ ही ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय ये समाप्त होता है और साहित्यिक परिचय भी। धन्यवाद।